एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए सवेरे के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी असीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहला। और आज का दिन बहुत ही खास इसलिए भी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत पहुंच चुके हैं और वो कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के वो मुख्य अतिथि होंगे। और आज बहुत सारे अहम समझौता जो है वो होने वाला है भारत और मिस्र के बीच। इस पर होगी खास बातचीत, खास नजर हमारी होगी। और साथ साथ जो दुखद खबर आई कल लखनऊ से सहला, उस बिल्डिंग में कई लोग फंसे हुए थे। हालांकि उनमें से हताहत होने वालों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत से लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात हैं और किस तरह के ताज़ा अपडेट है, हमने ये वहां से ताज़ा अपडेट लेकर शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का आज राष्ट्रपति भवन में होगा परंपरागत स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री के साथ दोनों देशों के हितों पर होगी द्विपक्षीय बैठक। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। आज 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में होगा मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इमारत ढही, 14 लोग सुरक्षित निकाले गए। मलबे में अभी कुछ और के दबे होने की आशंका, तलाशी अभियान जारी। क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड में ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए कोविड के खिलाफ निभाई थी अहम भूमिका। तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप। आखिरी मैच 90 रनों से जीतकर वनडे का नया बादशाह बना भारत। कई अवार्ड जीतने के बाद नाटू नाटू ने रचा एक और इतिहास। ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुआ आरआरआर का गीत। भारत की 2 डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर्स भी ऑस्कर की दौड़ में शामिल। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और शुरुआत करना चाहेंगे जो सबसे अहम खबर है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम अपना संदेश देंगी। इसका सीधा प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संबोधन के अंग्रेजी पाठ का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी इस संबोधन के पाठ को रात 9:30 पर अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करेगा। और आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है, मैं जरूर वोट करूंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में चुनाव के लिए जागरूकता पैदा करना है और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज इस मौके पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव,
मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता के साथ आउटरीच में योगदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को ICI प्रकाशन इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली प्रति भेंट की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां के वजीर हसनगंज मार्ग पर एक 5 मंजिला इमारत ढह जाने के बाद लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। पूरी रात यहां प्रशासन और NDRF, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। इमारत में 14 से 15 परिवार रह रहे थे। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों के अभी मलबे में फंसे होने की संभावना, आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत जारी है, उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कल रात जैसे ही यह हादसा हुआ, फौरन CM योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में जानकारी हासिल की और कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल ही घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह, आप देख सकते हैं विंडो में टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। विकास, इस वक्त क्या कुछ ताजा हालात हैं? और जैसा कि हमने कहा कि जो लोग मलबे में अभी फंसे हुए हैं 3 से 4 लोग, उनसे लगातार, ये अच्छी बात है कि उनसे लगातार संपर्क स्थापित हो पा रहा है, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। कब तक इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि उनको सुरक्षित निकाला जाए। इसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको हम अपने पीछे दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार 13 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल तकरीबन 6:40 पर शाम को ये बिल्डिंग ढह गई। 5 मंजिला बिल्डिंग में अब तक 14 लोगों को निकाला जा चुका है, जिन्हें यहां से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। और जो तकरीबन अभी के हालात हैं, माना यह जा रहा है कि उनसे संपर्क हो रहा है, प्रशासन का लगातार प्रशासन की बातचीत हो रही है। उनके पास जो मोबाइल है महिला के पास, उससे बात हुई है रिश्तेदारों से। तो ये कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके। धीरे धीरे लगातार जिस तरीके से काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात है जिंदगियों को बचाने की। जो जिंदगियों को बचाने की बात होती है, उसमें NDRF, SDRF और सेना की संयुक्त टीम किस तरीके से काम कर रही है। लगातार ड्रिल मशीन की आवाजें आ रही हैं और 2 होल किए गए थे, उनके द्वारा अभी अंदर गया था। अभी प्रातः भोर में ही 2 लोगों को अंदर से निकाला गया था जो सुरक्षित थे और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, सिविल अस्पताल। इसके बाद आगे किस तरीके से अंदर जो फंसे हुए 3 लोग हैं उनको निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी यहीं पूरी रात रहे, पूरी निगरानी करते रहे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी, घटना की विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी हों, मंडलायुक्त हों, जिला अधिकारी हों, प्रमुख सचिव गृह हों, DGP हों, सभी अधिकारी यहाँ पर लगातार पूरी रात मुस्तैद रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन को सफल ऑपरेशन बनाने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। और पूरी टीम देख सकते हैं कि अभी सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, थोड़ी सी चिंता की रेखाएं देखी गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर फिलहाल अब बूंदाबांदी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है यहाँ पर कि वो जो 3 लोग हैं उनको सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया जाए। बिल्कुल विकास, हम देख रहे हैं कि हमारी जो जवान हैं वो किस तत्परता से काम कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो इलाका है हजरतगंज, ये पुराना लखनऊ कहलाता है और यहाँ पर अगर इस बिल्डिंग की ही हम बात करें तो क्या ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी? क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे जो ये ढह गई? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हजरतगंज का जो इलाका है, वजीर हसन रोड है, ये मेन शहर का इलाका है। यहाँ पर ये जो 5 मंजिला इमारत थी, ये बहुत पुरानी इमारत तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी जो बताई जा रही है कि इसके बेसमेंट में सीपेज का काम चल रहा था
और जो वहां पे जो लोग अंदर रहते थे उनके रिश्तेदारों ने बताया कि वहां पर नीचे काम चल रहा था और तकरीबन 6:30 से 6:40 पे ये बिल्डिंग ढह गई। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा एक बड़ी चीज हो सकती है जो भवन निर्माण में किस तरीके से किया जाए, क्या सारे उसके मानक पूरे किए गए थे, किस तरीके का निर्माण है, उच्च गुणवत्ता का निर्माण था, वो एक बड़ी बात होगी। जांच के बाद वो सारी बातें आएंगी कि किस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जरूर नकारा नहीं जा सकता है कि बिल्डिंग बनाने में खामियां जरूर रही होंगी, क्योंकि ये बिल्डिंग जिस तरीके से माचिस की डिबिया तरीके 5 मंजिला इमारत गिर गई है और आप देख रहे हैं तमाम जिंदगियां यहाँ पर फंसी हुई हैं और जो निकाली गई है प्रशासन किस तरह निकाल रहा है। लेकिन तमाम ऐसी चीजें, कई चीज इशारा करती हैं कि जो निर्माण होता है उस पर निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की, कि जो जिंदगियां फंसी हुई उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। पूरे प्रशासन का इसी बात पर जोर है और इसी बात को देख रहे हैं कि लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम यहां पर काम कर रही है, उनको निकालने का काम कर रही है और धीरे धीरे जो है कह रहे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1-8 घंटे में जो सर डीएम साहब क्या अपडेट है इस समय? अभी रात को 5:30 बजे 2 और लोगों को सकुशल निकाला गया था। अभी ऐसी संभावना है जो लोग निकाले गए हैं उनके द्वारा जो क्लू दिए गए हैं वो ऐसी संभावना है कि 3 और लोग इसके अंदर हो सकते हैं। उसमें अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके सर्च हो जाए, वहां तक पहुंच हो जाए और इसके बाद फिर आपको आगे की जानकारी देंगे। 14 लोग अभी तक टोटल रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें एक पर्सन जो एडमिट हुआ था उसको रात में डिस्चार्ज कर दिया गया था और बाकी 10 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, बाकी डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 14 लोग जो निकाले गए थे अभी सभी सुरक्षित हैं। 3 लोग जो संभावित हैं अभी अंदर हो सकते हैं, उनको भी सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। परिवार से जो बात हो रही है वो क्या बता रहे, कितने लोग हो सकते हैं? आप तो कह रहे हैं 3 लोग हैं। हाँ, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उनसे वार्ता की गई तो उनके हिसाब से 3 और लोग होने की आशंका है। इसमें लगभग आधा घंटा और चलना चाहिए क्योंकि थोड़े क्लूज मिले हैं, उस पर एनडीआरएफ अभी काम कर रहा है, कटिंग की गई है। कुछ एक का पैर नजर आया है तो ऐसा लग रहा है कि एक तक पहुंच अभी जल्दी ही हो जाएगी और उसके बाद बाकी जो बचे हुए 2 लोग हैं उनके भी क्लूज अभी हम लोग गैदर कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि बचे 3 लोगों को आधे घंटे 1 घंटे में निकाल लिया जाएगा। हाँ, सकुशल निकालने की उनको हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तीनों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक का रिस्पॉन्स अभी आ रहा है, बाकी 2 की स्थिति अभी 2 का क्लू मिल रहा है, वो अभी हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। ये भी अभी नहीं कहा जा सकता है, वो अभी बाद में ही बता पाएंगे। तो लखनऊ के जिला अधिकारी थे जो बता रहे थे कि जो 3 लोग हैं फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आधे से पौन घंटे में उन्हें निकाल लिया जाएगा। इसके लिए लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि जिंदगियां बचाने की जंग है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उन जिंदगियों को किस तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके, सबसे बड़ा ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन का यही सबसे बड़ा जोर है। बिल्कुल विकास, और जैसा कि जो जिलाधिकारी साहब उन्होंने खुद ही कहा कि आज सुबह भी 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कुल 14 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूं जिन्होंने डीएम साहब ने जो कहा, जो जिन बातों को ये अब हम ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त चला रहे हैं कि 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त ये ताजा अपडेट लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हमने अभी लाइव आपको दिखाया, वहां के डीएम ने इस बात की जानकारी दी, प्रेस को जानकारी दी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है इसमें ये कि जिंदगियां जो है वो बचाई जा रही हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद कोई मौत नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, और अभी तक 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उसमें से एक व्यक्ति नजर आ रहा है, उसकी टांग नजर आ रही है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं वो लगातार होल के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने कहा कि उन तक ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ईश्वर की कृपा, ऊपर वाली कृपा से
उन तक पहुंचने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आधे से 1 घंटे के दौरान लखनऊ के डीएम ने इस बात की जानकारी दी कि आधे से 1 घंटे के बाद हम उन तीनों ही व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल पाने में कामयाब हो पाएंगे। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पे इन तीनों ही जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जिन 14 लोगों को बाहर निकाला गया उनसे मिले इनपुट्स के आधार पर, उनसे मिली जानकारी के आधार पर, हालांकि जब पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या ये तीनों व्यक्ति एक ही जगह फंसे हुए हैं, कहा कि ये भी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ये अलग अलग हो सकते हैं, एक ही जगह हो सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का पैर नजर आया है, उस व्यक्ति तक पहुंच अब जल्दी हो पाएगी और उसके बाद जो बाकी 2 लोग फंसे हुए हैं उन तक भी पहुंच पाएगी, हमारी कोशिश है। तो अभी तक 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, उनमें से 1-2 लोगों को हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल चुकी है, कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन इन 3 लोगों तक कैसे इनको जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकाला जाए, इस पर लगातार जो ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है। विकास, आप चूंकि इस पर लगातार बने हुए हैं, हम आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन असीम, एक सवाल ये भी है, हम लोग घर खरीद लेते हैं और लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते, हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि ये प्रॉपर मानकों पे बना है नहीं बना है, और बाद में जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो हमारे पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल, ये तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो लोग जो बिल्डर्स हैं जो इस तरह के बनाते हैं उन्हें भी जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका वो पालन करना चाहिए, तभी इस तरह के हादसे को रोका जा सकता है। पहला बिल्कुल। और अब अगली खबर का रुख करेंगे असीम। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है और वो भारत पहुंच चुके हैं। आज उनका राष्ट्रपति भवन में परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के आपसी हितों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश मंत्री के साथ भी अल सीसी की बातचीत होगी। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। सीसी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। ये बहुआयामी संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात किया गया और मिस्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ के आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित था। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल हैं। इस यात्रा से भारत और मिस्र के बीच वर्षों पुरानी साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में खास स्थान रखता है। ये स्थिति ही काहिरा को दिल्ली के लिए अनमोल साझेदार बनाती है। भूमध्य सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मिस्र बेहतर साझेदार बनते हैं।
मिस्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 2022 में सितंबर और अक्टूबर में देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने काहिरा का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी अमृत पाल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, सुप्रभात आपको। आज मिस्र के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कृषि, डिजिटल डोमेन और व्यापार जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम विजिट है मिस्र के राष्ट्रपति की। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति एल-सीसी के बीच में ये मुलाकात होगी और उनकी डेलीगेशंस के बीच में ये मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में चंद घंटों में, तो जो बायलैटरल रिलेशनशिप के तमाम एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और करीब 6 से 7 एग्रीमेंट्स और एमओयूज साइन होने की संभावना है, जो डिफेंस क्षेत्र से, सिक्योरिटी क्षेत्र से, अपनी पार्टनरशिप एग्रीकल्चर, कृषि, ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप, इन मुद्दों पर, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर बात होगी। और ये भी बात होगी कि क्या ये दोनों जो कंट्रीज हैं, दोनों जो मुल्क हैं, क्या ये अपनी पार्टनरशिप को और इसका एम्बिट और स्कोप इंक्रीज करते हैं, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, चाहे इंडियन कंपनीज और वहाँ इन्वेस्ट कर सकें, चाहे इंडिया में डिफेंस उनकी जो नीड्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, खास करके तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसमें उसको एक्वायर करने में मिस्र ने इस पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। जो आपका बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसको क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेके जाया जाए, मिस्र ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है। आपने जैसे मेंशन किया कि रक्षा मंत्री वहां सितंबर में गए थे, विदेश मंत्री ने भी वहां का दौरा किया था, और अब वहां के राष्ट्रपति को इतनी बड़ी ऑनर जो भारत देता है कि अपने चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित करना रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे, तो ये सिंबलाइज करता है कि इजिप्ट भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और ये विजिट इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बायलैटरल लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपका ट्रेड है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, पर रीजनल लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो अरब वर्ल्ड में अपना फुटहोल्ड इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये मिस्र अरब वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। दूसरा, उनकी जो ज्योग्राफिया है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो अफ्रीका के गेटवे पे बैठे हैं, तो आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना ट्रेड, अपनी एक्सेस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मिस्र सुएज कैनाल कंट्रोल करता है, तो यूरोपियन ट्रेड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि बायलैटरली और रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए इजिप्ट बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो ये विजिट उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अमृत पाल आपने कही कि किस तरह से न सिर्फ बायलैटरल बल्कि इसका जो एक मैसेज है, अरब वर्ल्ड में भारत अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहा है और अरब के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू अफ्रीकन जो नेशंस है वहां भी अपनी पहुंच को बढ़ाना चाह रहा है भारत। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमृत पाल, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में भारत और नेपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को साथ लाने के लिए कल इंडिया नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत नेपाल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारत की G20 देशों की अध्यक्षता और भारत की अध्यक्षता में G20 के फाइनेंस ट्रैक में नेपाल के हिस्सेदारी पर
जोर दिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए नया सवेरा। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Come on boys, let's go practice. अरे वो 1 महीने में नहीं सुलझा था तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे, जिसमें देश भर से हजारों छात्र इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। कार्यक्रम को लेकर सिलीगुड़ी में छात्र छात्राओं ने अपने विचार जाहिर किए। परीक्षा पे चर्चा इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर from 2018, and I think it is one of the greatest steps that our Prime Minister took, as it allows us students to share our questions as well as our thoughts to the Prime Minister, which I think no other Prime Minister in any country did. मैं श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ये योजना बनाने के लिए। इससे हमें शांति मन से अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल सकता है और हम शांत मन से अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। उनके इस प्रोग्राम से बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हैं और वे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। उनके ये प्रोग्राम के बाद हमारे बच्चे अपने परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं और परीक्षा में ही नहीं अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर देश भर के तमाम छात्र छात्राएं काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। दुर्गापुर के विद्यार्थियों का कहना है कि इस कार्यक्रम से परीक्षा के दौरान बहुत मदद मिलती है। Pariksha Pe Charcha is a wonderful initiative taken by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, which aims to create a stress-free exam atmosphere for the youngsters, where our PM will discuss on various ways how to overcome examination stress and live life joyfully. इस कार्यक्रम से न केवल हम विद्यार्थियों को प्रचुर मात्रा में विचार प्राप्त होते हैं, बल्कि हम परीक्षाओं को एक सकारात्मक रूप में लेते हैं एवं तनाव मुक्त होकर परीक्षा देते हैं। परीक्षा के समय हम विद्यार्थी काफी तनाव में रहते हैं। ऐसे में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हमारी तनाव मुक्ति के लिए एक रामबाण साबित होगा। This Pariksha Pe Charcha is a unique initiative taken by the central government, wherein our Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji interacts with students, parents, teachers and shares his insights on how to face the examination in a relaxed and stress-free manner. Students at our school are extremely excited and looking forward to this edition of Pariksha Pe Charcha. बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश का आज 53वां स्थापना दिवस है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थापना दिवस पर हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर वाली देवभूमि की निरंतर प्रगति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। और बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। जी हां, गणतंत्र दिवस परेड हर साल की तरह इस बार भी बहुत खास होने वाली है। इस साल बीएसएफ ऊंट पर सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं भी शामिल होने जा रही हैं। बेहद ही खास शाही पोशाक में महिला प्रहरी कर्तव्य पथ पर ऊंट की सवारी करते हुए पुरुष सुरक्षा बलों के साथ कदम ताल करेंगी।
बीएसएफ ऊंट दस्ते के लिए महिला प्रहरियों की पोशाक में राजस्थान की संस्कृति झलकेगी। इस महिला ऊंट दस्ते में 20 से अधिक बीएसएफ की महिला प्रहरी सवार होंगी। और इन तमाम दृश्यों को कल आप देख सकते हैं हमारे दूरदर्शन की जो खास कवरेज होगी गणतंत्र दिवस को लेकर। इसके जरिए आप इन तमाम तस्वीरों को, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ से। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के घर के सपनों को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव जिले के डोगर गांव विकास खंड के ग्राम अर्जुनी में इस योजना की बदौलत कई परिवारों को पक्की छत मिली है, जिससे ये परिवार हर मौसम में आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। एक घर अपना हो, जी हां, ये तमन्ना हर किसी की होती है। आम आदमी के इस सपने को साकार कर रही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव जिले के डोगर गांव विकास खंड के गांव अर्जुनी में गरीबों का पक्का मकान का सपना साकार हो रहा है। अब इन्हें मौसम की मार की चिंता नहीं रही। इनका परिवार हर मौसम में आराम का जीवन व्यतीत कर सकेगा। पहले हमारे घर छाने की रही से तो आवास के पैसा आए से हमारे घर पक्की बनी से, तो ये चूहे वूहे के परेशानी भी थोड़ा दूर हो से, और ये बच्चा मतलब चिखला विखला ये सब से थोड़ा अच्छा सुविधा मिली। और हमारे यहाँ नल है, नल के वजह से हमें बाहर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। शौचालय भी है, तो शौचालय भी बाहर की जरूरत नहीं पड़े, घर में ही सब सुविधा हो चुके हैं। पिछले साल वाला घर ही से परेशानी हो चूहई में, अब पक्की मकान बन गए आवास में, अब शौचालय बन गए है, नल है। प्रधानमंत्री योजना में मिली से मोल पैसा 1,30,000 कर में घर बना हूँ, बहुत अच्छा हूँ। पहली कच्चा घर ही खपरा सानी के, अब आवास में 1,30,000 मिली से तब पक्की बना है ना, बने बने रहता ना। छोटे छोटे लड़का है वे है, तकलीफ रही पहली, अब अच्छा है। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हितधारकों में राशि के हस्तांतरण करने के उपरांत राशि का सही उपयोग हो, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और लाभार्थियों से सीधे चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी हितग्राही को दिक्कत ना हो, और जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको त्वरित रूप से उनका काम स्वीकृत हो, उनके काम को पूर्ण कराएं और गुणवत्ता के साथ। विशेष रूप से हम लोगों ने इस चीज को ध्यान रखा है। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीब 23,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए गए हैं। वहीं विगत 3 महीने में 8,871 लाभार्थियों को 14 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्का आशियाना तो मिल ही रहा है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, नल जल योजना से शुद्ध पेयजल और सौभाग्य योजना से बिजली मुहैया कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कोलंबो में रॉक बैंड कंसर्ट का आयोजन किया। भंडारनायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित रिदम ऑफ हारमोनी नामक कंसर्ट में नागालैंड के UDX और श्रीलंका के स्टिग्माटा बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। श्रीलंका में पहली बार किसी भारतीय बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी है। इस कंसर्ट में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक इकाई स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने इस कंसर्ट का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा कि भारत और श्रीलंका में प्रजातंत्र और विविधता का काफी महत्व है।
India is a growing, vibrant economy, is a vibrant and diverse democracy. And so is Sri Lanka, our closest neighbor. Diversity and democracy are two things which both of us, India and Sri Lanka, live by and live for. और अब खबर न्यूजीलैंड से है, जहां लेबर पार्टी के नेता क्रिस हेपकिंस ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। जेसिंडा आर्डन के पिछले सप्ताह इस्तीफा देने की घोषणा के बाद हेपकिंस को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हेपकिंस के प्रधानमंत्री बनने से पहले आर्डन ने गवर्नर जनरल सिंडी कीरो को अपना इस्तीफा सौंपा। सिंडी कीरो न्यूजीलैंड में किंग चार्ल्स के प्रतिनिधि हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रात के वीडियो संबोधन में कहा कि यूक्रेन को 10 या 15 टैंक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में टैंकों की जरूरत है। उन्होंने पश्चिमी देशों से आग्रह किया है कि रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को सैकड़ों टैंक मुहैया कराए जाएं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के उस दावे को भी दोहराया है कि रूस आक्रामकता की एक नई लहर की योजना बना रहा है, जिसके संकेत यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में डोनबास क्षेत्र में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में बखमुत के पूर्वी शहर के आसपास लड़ाई हाल के हफ्तों में तेज हो गई है। रूस ने वहां पर अपने अभियान में कई सफलताओं का भी दावा किया है। और रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन ने भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इसके अलावा एक शीर्ष सलाहकार, 4 उप मंत्रियों और 5 क्षेत्रीय गवर्नरों को भी अपना पद छोड़ना पड़ा है। इन अधिकारियों का निलंबन ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया गया है। लगभग एक हफ्ते से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार करने वालों से इस्तीफों पर साइन करवा रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का आह्वान किया है, ताकि अमेरिकी समुदाय, स्कूल, कार्यस्थल और घर सुरक्षित रहें। कैलिफोर्निया में 48 घंटे के भीतर 2 सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने इन दोनों हमलों में हुई मौतों पर दुख जाहिर किया है। गोलीबारी की 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 17 लोग मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तुर्की ने नॉर्डिक देशों के साथ स्वीडन और फिनलैंड के नाटो सदस्यता आवेदन पर बातचीत को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने स्वीडन को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वीडन को नाटो की सदस्यता के लिए तुर्की के समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्की सहित नाटो के सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। और अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए अपना समर्थन जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नेड प्राइस ने कहा कि तुर्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता बाधित होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन जल्द से जल्द नाटो में शामिल होना चाहते हैं। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे कारोबार की। फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2022 के दौरान राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा सहित शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के जरिए कुल टोल कलेक्शन लगभग 50,000 करोड़ रुपए था, जो कि 2021 के 34,000 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 46% की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर 2022 में राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के जरिए औसत दैनिक टोल कलेक्शन 134 करोड़ रुपए से अधिक का था और एक दिन का उच्चतम कलेक्शन यानी 24 दिसंबर 2022 को 144 करोड़ 19 लाख रुपए तक पहुंच गया। अब तक जारी किए गए 6 करोड़ 4 लाख फास्टैग के साथ देश भर में फास्टैग सक्षम शुल्क प्लाजा की कुल संख्या भी पिछले साल 2021 के 922 की तुलना में 2022 में बढ़कर 1181 तक पहुंच गई है। और चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों का डेटा कलेक्शन का काम करता है। एनएक्सी डिजिटल रनर्स नाम का ये स्टार्टअप अपने डिजिटल रनर के जरिए घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करता है और ग्रामीणों के दूसरी तरह की कई सेवाएं भी मुहैया कराता है। एनएक्सी को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। किस तरह इसके रनर्स का काम करते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत का सबसे बड़ा लास्ट माइल वेरिफिकेशन और डिजिटल रनर्स का डेटा कलेक्शन नेटवर्क एनॉक्सी डिजिटल रनर एक ऐसा स्टार्टअप है जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर अपने डिजिटल रनर्स के जरिए भारत के सबसे दूरस्थ हिस्सों तक पहुंचने में मदद करता है। एनॉक्सी डिजिटल रनर की शुरुआत साल 2016 में पति और पत्नी की जोड़ी आरती और गोविंद अग्रवाल ने की थी। पहले हम लोग बायोमेट्रिक्स और आधार में काम करते थे और उस वक्त ये कहा जाता था कि इंडिया इज़ अ डेटा पुअर कंट्री, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग डेटाबेस नहीं होती है। और 2015 में जब जियो आया, सडनली इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया। हमें ये समझ आया कि हम डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और लास्ट माइल नेटवर्क यूज़ करके। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम एनएक्सी डिजिटल रनर्स क्रिएट हुआ। स्टार्टअप के पास डिजिटल रनर्स या मोबाइल एजेंटों का एक नेटवर्क है जो दूर दराज वाले इलाकों में डेटा एकत्र करने के लिए घर घर जाते हैं और फिर इसे एनॉक्सी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। हमको टाइम से हर प्रोजेक्ट के लिए कॉल्स आती रहती हैं, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि भी हमारे एरिया में कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है। एंड कॉल्स के साथ साथ हमारा जो पार्टनर एप्लीकेशन है उसमें अपॉर्चुनिटी सेक्शन में हमको सारी जो भी हमारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू हमको पता चलता है। कुछ चैलेंजेस आते हैं फील्ड पे काम करते हुए, बट एनएक्सी की बैकएंड टीम बहुत अच्छी है। जो ऑन फील्ड हम रहते हैं तो हमें कॉल पर सब बता देती है किस तरीके से करना है। हम ट्रेनिंग लेके LOA लेके फिर फील्ड पे जाते हैं। प्रॉपर एक्सपीरियंस रहता है हमको कि क्या करना है। एनॉक्सी का दावा है कि उसने 26 राज्यों के 540 जिलों में 11,000 पिन कोड लिए एक नेटवर्क बनाया हुआ है। इसमें 75 कर्मचारियों और लगभग 30,000 डिजिटल रनर्स की एक टीम है। जब हमने शुरू किया तब हमारा विजन थोड़ा छोटा था। हम छोटी छोटी चीज़ें करते थे जैसे वेरिफिकेशन या सर्वे, बट समय के साथ वो विजन बढ़ गया है। और कोविड के टाइम पर जब हमने प्रोजेक्ट सुरक्षा किया, जिसमें हमने इसी नेटवर्क को यूज़ करके 20 लाख वैक्सीनेशंस किए, 30 लाख लोगों की काउंसलिंग की, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल रनर्स का, वो सिर्फ बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए नहीं, भारत की काफ़ी सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सुरक्षा एनॉक्सी की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है,
जिससे ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र, कोविन पोर्टल और बुकिंग अपॉइंटमेंट डाउनलोड करने में सहायता मिलती है। हर साल 1x 2x टाइप्स ग्रो करने का प्लान था। उसी तरीके से कस्टमर भी ऐड हो रहे थे जिन्हें डेटा रिलेटेड सर्विसेज चाहिए थी, या तो वेरिफिकेशन करवाना था या लार्ज स्केल सर्वे करवाना था। इस तरीके से हम ग्रो कर रहे थे। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनने किसी दिन हमें 2500 किसानों का सर्वे करने का काम बोला था। किसी साल उनने बढ़ा के उसको 50,000 भी किया। एनॉक्सी देश भर में सभी स्थानों और लोगों तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करना चाहता है। स्टार्टअप का लक्ष्य 2024 तक पूरे देश में अपने साथ 1 लाख डिजिटल रनर्स को शामिल कर उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर देना है। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले को भारत ने 90 रनों से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से भी क्लीन स्वीप कर लिया है। इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 386 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल शतकीय पारी खेलते हुए पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी निभाई। अपनी पारी में रोहित ने 101 रन बनाए जबकि शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लेयर टिकनर और जैकब डबी ने 3-3 विकेट लिए। वहीं भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर सिमट गई और मैच 90 रन के बड़े अंतर से हार गई। न्यूजीलैंड के लिए ड्वेन कॉन्फे ने 138 रन की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट झटके। इस सीरीज को जीतने के साथ ही भारत वनडे रैंकिंग में भी पहले स्थान पर आ गया है। और अब खबरें सिने जगत की। तो आपको बता दें कि RRR जब से रिलीज हुई है तब से हर तरफ इस फिल्म की तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने अब तक कई खिताब अपने नाम कर लिए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब फिल्म के बेहद मशहूर हो चुके गीत नाटू नाटू की ऑस्कर्स में एंट्री हो गई है। 95 ऑस्कर अवार्ड्स 2023 के नॉमिनेशंस में SS राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने अपनी जगह बना ली है। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। MM कीरावानी ने इस गाने को कंपोज किया है जबकि गीत चंद्रा बोस ने लिखा है। गाने को सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं बल्कि ऑस्कर में जीत के लिए भी बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नाटू नाटू गाने ने लेडी गागा और री के सॉन्ग्स को पीछे छोड़ दिया है। बढ़ेंगे आगे और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिन पर निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं के लिए कुछ खास संदेश भी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का इस मौके पर क्या कुछ संदेश है।
25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असाधारण उपलब्धि वाला दिन था। कहीं हम इस तारीख और इसके महत्व को भूल न जाएं, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रत्येक भारतीय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे सामाजिक, भौगोलिक, सामूहिक विविधता वाले देश में इलेक्टरल रोल से पोल यानी वोटर बनाने और मतदान कराने में हम हर वयस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाषा रखते हैं। आज मैं भारत के मतदाताओं को निर्वाचन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भागीदारी करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यथासंभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके लिए हम अपने मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ भी हैं और आभारी भी हैं। भारतीय निर्वाचनों का आयाम और विस्तार दोनों ही अद्भुत हैं। चुनावों का इतने बड़े स्तर पर संचालन दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। मैं भारत की विशाल निर्वाचन मशीनरी को भी धन्यवाद देता हूं, जिसने प्रत्येक निर्वाचन को लगभग 6 सिग्मा एक्टिविटी यानी परफेक्टली पूरी सावधानी और कुशलता के साथ आयोजित किया है। मैं निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध कराने में असाधारण योगदान करने के लिए अपने लगभग 10 लाख बूथ लेवल अधिकारी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय निर्वाचनों के इस ऐतिहासिक सफर में हर कदम पर सहयोग और समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उनके साथ संवाद, सहमति और आपसी सद्भावना हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली की पहचान है। मतदाता के बाद राजनीतिक दल बड़े स्टेक होल्डर हैं। डेमोक्रेसी को डीप रूटेड और इलेक्शन इंटीग्रिटी को और सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग अति प्रशंसनीय है। प्रत्येक स्टेक होल्डर का आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। निर्वाचनों को निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की अपनी कार्यशैली के कारण ही भारत निर्वाचन आयोग ने यह भरोसा हासिल किया है। यही कारण है कि आयोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यानी दूसरे देशों के निर्वाचन आयोग और इलेक्शन अथॉरिटीज के साथ इलेक्शन इंटीग्रिटी समूह का नेतृत्व कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए निर्वाचन प्रबंधन में ट्रेनिंग कोर्स भी संचालित करता है। भारत में निर्वाचनों की संख्या वर्ष 1951 में लगभग 17 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 94.5 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 1951-52 के चुनावों में हमारा मतदान प्रतिशत लगभग 44.8% था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 67.40 हो गया है। करीब 30 करोड़ निर्वाचक ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के पिछले निर्वाचन में मतदान नहीं किया था। चुनाव में उनके ना भाग लेने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में और युवाओं की कम भागीदारी और उत्साह। अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर बनने के लिए तो किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक तिमाही में क्वालिफाइंग डेट आती है। इतना ही नहीं, 17-18 वर्ष के बीच के भावी मतदाता भी अब पहले से ही एडवांस में पंजीकरण करवा सकते हैं।
18 वर्ष की आयु पूरी करते ही निर्वाचक नामावली में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और उनका वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट द्वारा निर्वाचन आयोग भेज देगा। हमें भावी मतदाताओं के यानी 17 से 18 वर्ष के युवा मतदाताओं, भावी मतदाताओं से लगभग 11 लाख अग्रिम आवेदन यानी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके हैं। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को कर दिया गया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, थर्ड जेंडर को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया था और इन प्रयासों के कारण अब हमारे पास हमारे वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयु वर्ग के लगभग 1.43 करोड़ युवा मतदाता हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3 लाख से अधिक मतदाता शतायु हैं और 100 वर्ष से अधिक के आयु के हैं और लगभग 85 लाख मतदाता पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हैं। और हमारे रोल में 47,500 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं, यानी 18 साल से लेकर 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर सभी हमारे प्राउड मतदाता हैं। और इस तरह हमारा रोल सर्वसमावेशी है यानी इंक्लूसिव है और पोलिंग को हम लगातार इंक्लूसिव और एक्सेसिबल यानी समावेशी और सुगम बना रहे हैं। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम युवा और भावी मतदाताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविष्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। युवा लोगों के पास आप सब जानते हैं कि एनर्जी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक नया दृष्टिकोण के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी चुनावी भागीदारी से सजग नागरिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। आपकी चुनावी उदासीनता न तो आपके अपने हित में है और न ही देश के हित में है। लोकतंत्र में आपका स्टेक सबसे ज़्यादा है, इसलिए युवाओं को अपने वोट के महत्व यानी उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मेरे युवा साथियों, मतदान एक अनूठा अनुभव होता है, इसलिए इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस थीम को अपनाएं, इसमें विश्वास करें, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जहां तक भी संभव हो इसे प्रदर्शित करें, हैशटैग करें। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी को अगले चुनाव में मतदान के आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव उठाना चाहिए। हम आप सभी के लिए मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं नामक के गीत को लॉन्च भी कर रहे हैं और इस गाने का लिंक 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे के बाद आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को पसंद करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग धन और बाहुबल के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाकर निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम निर्वाचन सुधारों पर लगातार काम कर रहे हैं। इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। कानून को सख्ती से लागू कर रहे हैं और मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा उनके शपथ पत्रों में जो जानकारी दी जाती है उससे अवगत करा रहे हैं। यदि किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे वोटर की जानकारी के लिए प्रकाशित करा रहे हैं। उसके लिए एक ऐप भी बनाया जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट KYC। और तकनीक का इस्तेमाल हम मतदाताओं की जानकारी के लिए ही नहीं, प्रत्याशियों के लिए भी अधिक से अधिक कर रहे हैं। चुनावों में किसी भी बुराई ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमने एक सी विजिल नाम का ऐप भी बनाया है, यानी विजिलेंट सिटीजन। आप चुनावों में दुरुपयोग की कोई भी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें हम आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां से भी आपका फ़ोन होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं और आपकी लोकेशन स्वतः जानकर हम 100 मिनट में कार्रवाई करते हैं। साथियों, वोट वह साधन है जिसके द्वारा लोग लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक संप्रभुता को प्रयोग करते हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आइए हम अपने देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी गहरी आस्था की पुष्टि करें। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर
देश के प्रत्येक मतदाता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कृपया जब भी आपकी एलिजिबिलिटी हो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर जुड़वाएं। 17 से 18 वर्ष के हैं तो एडवांस में भी जुड़वाएं और मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। जय हिंद। तो आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इसी मौके पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने देश की जनता, जो देश के मतदाता हैं, उनके नाम ये संदेश दे रहे थे। उन्होंने जो युवा हमारे जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनसे उन्होंने अपील की कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपका संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में आप भी अपना योगदान अवश्य दें। तो सलाह इसके साथ ही नया सवेरा में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी